बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कलअदम तंजीम जो तहरीक लब्बैक है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने सख्त फ़ैसले लिए हैं और वो एक्शन करना चाहते हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक का जो रुका हुआ मार्च था वो दोबारा रवाना हो गया है। रास्ते में रुकावटें भी हैं। पुलिस वाले एक और शहादत की इतला दे रहे हैं कि 3 कह रही हैं कुछ रिपोर्टें, कुछ 4 कह रहे हैं कि पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। दर्जनों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कारकुन भी जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और ये सारा मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। एक दूसरे के ऊपर झूठ बोलने के, गलत मुतालबात करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सूरत हाल अब ये है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, कैबिनेट ने, कि जो भी रियासती रिट को चैलेंज करेगा और इस लेवल पे चीज़ों को ले जाएगा उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इस तंजीम को कुछ भारत से फंडिंग है। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि ये असलियत पसंदी जैसी एक तंजीम बनती चली जा रही है। इस किस्म के इल्ज़ामात इस तंजीम के ऊपर लगे हैं। दूसरी जानिब तंजीम ये कह रही है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद तक अपना लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे। अब एक मौक़िफ़ है हुकूमती, एक मौक़िफ़ है तहरीक लब्बैक की तंजीम का। एक छोटा सा मौक़िफ़ मेरा भी है। कोई सनद नहीं है कि जो इस एहतजाज में शामिल होगा वही सिर्फ आशिक रसूल होगा। घर बैठे हुए बहुत सारे बहन भाई वो भी आशिक रसूल। जो पुलिस वाला सामने खड़ा हो सकता है वो भी आशिक रसूल हो सकता है। जिसकी गाड़ी रुक गई है या जिसकी गाड़ी टूट गई है या जिसका रक्षा जल गया है वो भी आशिक रसूल हो सकता है। पुलिस वाले जो ज़ख्मी हैं हो सकता है वो ज़्यादा बड़े आशिक रसूल हों। तो इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई ठप्पा नहीं मिलता या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप तहरीक लब्बैक के एहतजाज में शामिल नहीं है लिहाजा आप आशिक रसूल नहीं हैं। ये नहीं हो सकता। हम आपस में सब इख्तलाफात करते हैं। तहरीक लब्बैक भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ या इत्तफाक इन दोनों सूरतों में आपके मज़हब पे या आपके अकीदे पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ या इख्तलाफ ये साबित नहीं करता कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं या कितने अच्छे आशिक रसूल हैं। और इसी तरह आप अगर तहरीक लब्बैक के हक़ में खड़े हैं तो ये कोई सनद भी नहीं है कि आप बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को पैमाना मत बनाइए। लोगों के ईमान के पैमाने यहाँ पे मत रखें। आप मत तोलिए कि कौन कितना बड़ा मुसलमान है। और इस वक्त ये हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये आग भड़का रहे हैं। इसमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल हो जाते हैं इस आग को हवा देने के लिए। और जब भी कभी ऐसा होता है, इस मुल्क के अंदर कोई डिवाइड आती है, कोई इख्तलाफ आता है, तो बैरूनी कुव्वतें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये कौम आपस में लड़के मर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ना कभी पहले ऐसा हुआ और ना वैसा होगा। अब जो मेरे पास मेहमान मौजूद है, यहीं से हम बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। उनमें शहजाद सईद चीमा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। खेलदास कोहस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में और मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN से। खेलदास साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब जिनसे मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। जनरल साहब ये अब क्या करें, रियासत कैसे इन चीज़ों को टैकल करें? देखें, शेख रशीद ने अगर टाइम भी बाय किया है तो इस तरह की मुतालबात को पहले मान लेना और बाद में रियासत का ये कहना कि हम ये नहीं मान सकते या उनसे पीछे हट जाना, ये शिकायत है जो मेन शिकायत है तहरीक लब्बैक के लोगों की कि हमसे फिर तस्लीम क्यों किया था हमारा मुतालबा अगर बाद में पूरा नहीं करना था। ये उनका बेसिक जो इस वक्त जो सबसे मजबूत उनका आर्गूमेंट है वो ये है। उनका मुतालबा ठीक है गलत है वो एक अलग डिबेट है, वो जायज़ कर रहे हैं नाजायज़ कर रहे हैं अलग डिबेट है, लेकिन एक वक्त में उनके साथ बैठकर उनको ये कहना कि हम ये करेंगे और बाद में वो सारा कुछ ना करना, ये पहली शिकायत है उनकी जो बहुत ठीक लगती है देखने में। जनरल साहब देखिए, शिकायत ठीक है, ये शिकायत इससे बड़ी होनी चाहिए थी और वो मेरी शिकायत है
देखिए, आप भी समझते हैं, ये दोस्त जो बैठे हुए हैं ये भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब ये आपस में इकट्ठे हो रहे थे तो एक दिन में तो नहीं हो गया सारा कुछ ये। और पुलिस की जो इतनी बड़ी स्पेशल ब्रांच हमने रखी हुई है, लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम जो हमने रखा हुआ है, उनको खबर नहीं थी क्या हालात बन रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जो स्पेशल पुलिस है वो डेली के हिसाब से अपनी जो रिपोर्ट्स फाइल करती हैं तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देती हैं वो, और उनको सारा सुबह तक को आईजी के पास और फिर जो भी कंसर्न मिनिस्टर उसके पास पहुंचती हैं वो। हमने इससे तवज्जो नहीं दी, हमने ये नहीं देखा कि ये लोग बार बार ये तीसरी दफा बहुत बड़ा ही काम कर रहे हैं, चौथी दफा बल्कि। और जब ये काम कर रहे हैं तो हम इस काम को करने दे के जब एक सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच जाती है फिर हम भागते के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। और जब बात करते हैं तो हम सिर्फ जो है ना वो फाइटिंग में नहीं करते, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम ऐसे मुतालबात मान लेते हैं नेगोशिएट में, जिसके बाद उनको हम उससे वापस चले जाते हैं। तो एंड पे आप देखिएगा कि ये जो वे ऑफ हैंडलिंग दी सिचुएशन है, इसमें बेइंतहा कमजोरी दिखाई जा रही है बारहा ही। ये हुकूमत का नहीं, बाकी पिछले हुकूमतों में यही हुआ है। इन लोगों को इकट्ठा होने से पहले क्यों नहीं रोका गया? जब पिछली दफा ये आए थे और पिछले जब बातचीत हुई थी तो अंदाजा नहीं था कि कहाँ तक क्या कैपेबिलिटीज है इनकी, कितने लोग हैं इनके पास और ये क्या कर सकते हैं। आज जो मुझे बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में ये हैं, बल्कि इनके पास टेररिस्ट ग्रुप भी है, क्लशनकोफ वगैरह भी है। तो अभी आप क्यों मुझे बता रहे हैं? पहले आप कहाँ थे आप लोग सारे? और वो तो एक सिचुएशन थी, अब आ गया जनाब। आज देखिए सिचुएशन जहाँ वो पहुंची हुई है, इसको अगर आप बाई फोर्स हल करने की कोशिश करेंगे तो ये आग भड़केगी। और इस वक्त तो क्या करें सर इस वक्त? वो तो कहते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, या फिर वो कहते हैं हमारे सीधे दो मुतालबे, एक तो सफ़ीर को निकाल के फेंको वापस, और दूसरा वो कहते हैं कि जनाब आप साद रिजवी साहब को फॉरवर्ड दें और बाकी लोगों को भी सब कुछ छोड़ दें। जो जत्था उठ के खड़ा होगा फिर तो आप सब कुछ खत्म कर देना, जत्थों की हुकूमत हो जाएगी पाकिस्तान में। इसको इस वक्त डिफ्यूज करने की जरूरत है। कैसे डिफ्यूज करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप उनको जाके उनसे बात करें। आप किसी सेंसिबल पुलिस अफसर को बैठाएंगे साथ, वो आपको बता देगा कैसे इसको डिफ्यूज करना होता है। हमें डिफ्यूज, इनको बहुत अच्छी तरह पुलिस समझती है कैसे करना है काम इसको। आप देखिए कि सपोर्ट ग्रुप है उसको इनसे अलग कर दें, इनसे जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है या जो इनको मटेरियल सपोर्ट दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो मिल रही ना कहीं से इनको, अब उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, उसके बाद इनके जो टॉप लीडरशिप है वो जाके गली मोहल्ले से लोग इकट्ठे करके नहीं लेके आती, वो लेके आते हैं वो लोग जो जिनको क्या नाम पता नहीं दिया जाता है मीडिया में, बहुत मैं कहना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लगातार हमारे उलमा इकराम है, हमारी मसाजिद से ही गए हैं यहाँ आसपास से ही, लेकिन ये अपने क्राउड के दिमाग में लगातार ये बिठा रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा वो आशिक रसूल है ही नहीं, या उसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो क्लास ही कोई अलग है। जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, अब इसको आपने इस जगह पे आपने रुकवाना है। इनके सपोर्ट ग्रुप काटिए, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, सेकंड थर्ड ईयर की सो कॉल्ड लीडरशिप है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट कीजिए, ताकि ये जो टॉप पे जो शोर बचा रहे हैं लोग और जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनके दरमियान एक खास किस्म की आपको खड़ी करनी पड़ेगी। मैं दीवार तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका कम्युनिकेशन ब्रेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे और इसी तरीके से सब कुछ होता रहा तो ये तो फसाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी फजल रहमान साहब ने भी बहुत गरम गरम बयान दे दिया है और ये भी अभी एम्बोल्डन हो गए हैं। तो आपको इस वक्त अगर आप मुतालबा पहले मान लिए थे, या तो मैं अमल करें। अगर अमल नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि ये गलत है, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, तो ये भी पाकिस्तान के मुफाद के न सिर्फ खिलाफ है बल्कि उससे ज्यादा डेंजरस है जो सिचुएशन जो हम बैठे हुए हैं। चीमा साहब, अब रियासत क्या करे? देखें जो हो गया उसमें से हम गुजर गए और बहुत बुरी तरह गुजरे अनफॉर्चुनेटली। कल जो अपोजिशन थी वो बगले बजा रही थी इनके निकलने पे, आज भी अपोजिशन का रवैया मुख्तलिफ नहीं है। रियासत के बारे में कौन सोचेगा और अब व्हाट टू डू नाउ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन के निकलने पे ना पहले बगलें बजा रही थी और ना बगलें बजा रही है। अपोजिशन इसी पाकिस्तान की शहरी है और इस पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और पाकिस्तानी का कंसर्न रखने वाली अपोजिशन है। तमाम अपोजिशन की अगर मैं इन जनरल बात करूं, मैं खाली अपनी जमात की बात कर, ठीक हो गया सर। सर आप आगे फरमाए थे कि हो सकता है वो जो सिपाही शहीद हो गया वो भी आशिक रसूल हो। सर यकीनन आशिक रसूल होगा। कौन आशिक रसूल? कलमा पढ़ा उसके बाद ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। नहीं सर, वो दिल से है,
इश्क रसूल पे तो सर दूसरी बात कोई नहीं। हम मुसलमान कहते हैं हम कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, बेशक, तो बात खत्म होगी सर। अब बात यह कि इश्क का इम्तिहान है क्या, जो ये सारा मामला चल रहे हैं, ये कौन, ये सबसे पहले तो सर वो आइडेंटिफाई हो जाए कि जी कौन सा ऐसा इम्तिहान है जो आशिक रसूल पास करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू सर, आपने सरकार की बात की, कॉम्पिटेंसी की बात की, सर ये कौन सी कॉम्पिटेंसी? सर ये डंग टपाओ है। आगे जनरल साहब बात कर रहे थे कि जी वो वक्त गुजारी, ये वो मामला, हाँ एग्जैक्टली वही के टाइम सिर्फ पास करते हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं, ये धरना खत्म हो जाए, ये 6 दिन के लिए डिफ्यूज हो जाए। सर डंग टपाओ से कभी सरकार या हुकूमतें या मामलात कभी जिंदगी में चले? कंटिन्यूस एंगेजमेंट नहीं है सर, कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद हार्ट एंड सोल हो, विद प्रोफेशनलिज्म हो, खाली कंटिन्यूस एंगेज। आप सर ये TLP वाले बात किससे करें? जनरल साहब कह रहे थे कि जी वो पुलिस वाला कोई माकूल अफसर चल जाए। सर ये पुलिस, वो कह रहे हैं कि उससे मशवरा करें कि इनको डिफ्यूज कैसे करना है। सर मशवरा कौन करेगा पुलिस वाले से? सर बंदा तो आगे से है कोई नहीं, हुकूमत वक्त का कोई एक जिम्मेवार आदमी, आप उनसे पूछ लें सर, जो बाहर धरना दे के बैठे हैं, जा रहे हैं इस्लामाबाद, आप उनसे पूछिए कि नेम द पर्सन इन द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ PTI कि जिससे वो मुतमईन हो डायलॉग करने के लिए। सर आपने साहिवाल का इशू देखा, गाड़ी रोक के बच्चे बाकी सारा एक साने आता सर। सर सिविल सोसाइटी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास कोई माकूल ऐसा एक स्टेट इंडिविजुअल नहीं है, जिम्मेवार ओहदेदार, कि जो जाके डायलॉग कर सके और उस डायलॉग की को इंश्योर करने की अथॉरिटी रखता हो। वो टाइम बाय करते हैं। सर अंडर 19 के साथ सरकार चलती है, मुल्की मामलात आप कहाँ लेके जाएंगे? अफसोसनाक सूरत हाल है। ये जो 276 जख्मियों और 4, 6, 8 शोहदा के बाद आज ये कह रहे हैं हम आनी हाथ से निपटेंगे। सर ये सर जब ये पहला 7-8 रोज पहले सर आपके इंटीरियर स्टेट फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर दुबई मैच देखने चले गए थे। मतलब ये कंसर्न का आलम है सर, ये शुगल है सर, ये कुछ स्टेट ड्रामा लगा हुआ है सर। पूरा मुल्क आपका स्टेक पर है, अवाम की हरासा हो चुके हैं सर। द इंटायर नेशन इज इन अ स्टेट ऑफ फियर। सर ये इस तरह से नहीं चलेगा और ये खतरा बढ़ता जाएगा, ये खतरा लामोहल्ला। अच्छा ये मैं सिर्फ एक तरीके लबैक की बात नहीं कर रहा, लोगों के दिमागों के अंदर ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई हैं। ये माइंडसेट बनता जा रहा है कि मैं ही सिर्फ ठीक हूं, दूसरे की बात ही नहीं सुननी। सर ना फैसिलिटेशन रहेगी, ना तालीम रहेगी, ना तरबियत रहेगी, ना हौसला रह गया। सर आज के रसूल वो है जो अस्वा हुस्ना पे काम करता है। सर अगर आपने नफाज शरीयत मुस्तफ़ा करनी है, मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूं और मैं अपना 1 पॉइंट एजेंडा लेके किसी तरफ मार्च करना है, डायलॉग करना है, धरना देना है, कोई भी महज़ब तरीका, ये तो खैर महज़ब में नहीं आते, कोई महज़ब तरीके के साथ हम बैठ के, लेकिन सर अगर मैं उस पर नहीं, मैं उस वासना पे नहीं, अब सर ये हटा दें वो लगा दें, ठीक है उनके जज्बात मजरूब है, हमारे भी जज्बात मजरूब है, लेकिन सरकार उस अभी शेख रशीद साहब फरमाए थे कि हम अभी भी चाहते हैं कि मामलात खुश असलूबी के साथ। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, क्या आया अगर पीछे स्टेट उनके ना खड़ी हो तो क्या आया वो किसी भी सिचुएशन को इन्फोर्स करने की सलाहियत रखते भी हों तो करेंगे? बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अलीम आदिल शेख साहब क्या कहेंगे? सर आप टाइमली चीज़ों को हैंडल करते तो शायद इतनी आपके लिए ना होती। ये लोग यहीं पे रहते हैं, हमारे भाई हैं, इधर ही पाकिस्तानी है, हमारे बीच में घूमते फिरते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये तो फॉर द टाइम बिंग आप उनको उस नहज पे, उस जगह पे आपने उनको जाने दिया जहाँ से उनके लिए भी रास्ता बंद हो गया, आपके लिए भी हो गया, लेकिन उससे पहले आपने कोई एंगेजमेंट नहीं की साहब, क्यों? जी बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब के। मैं पहले जनरल साहब की बात करूंगा। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि स्पेशल ब्रांच होती है, दीगर इदारे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होने के बाद तो और भी मज़ीद इदारे हो जाते हैं, कैसे पता नहीं चल पाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली दफ़ा जब साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी गवर्नमेंट ने इनको इंगेज किया हुआ था, ये बातचीत कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ कार्रवाई चल रही थी, दूसरी तरफ तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ
प्लान बन रहा था कि कैसे हमने मार्च करना है, जिसकी वजह से वो हुआ था। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूँ। इस दफ़ा तो बड़ा अजीब गरीब काम हुआ है ना जी। ये 12 रबीउल अव्वल था, बड़ा अहम महीना था हम आशिकान रसूल के लिए, हम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और इन्होंने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में इजाज़त ली या बताया कि जी हम 12 इसके जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हमारा कोई इवेंट हो रहा है, जुलूस कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सीरत के साथ हवाले से कुछ वो अपना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। वो जलसा भी हो सकता था, जुलूस भी, लेकिन वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इन्होंने कहा था हम इकट्ठे हो रहे हैं। और उस कवर में मैं कहता हूँ, इतना बड़ा कवर किस काम के लिए लिया? उस पर तो हम कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, उस नाम पे कौन रोक सकता था जश्न ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम को? उस कवर में इकट्ठे हुए, और उसके बाद अगर पता होता, इन्होंने क्लियर था कि जी हम आ रहे हैं और किसी ने नहीं रोका, पता था, लेकिन उसके बाद कि उन्होंने आगे जाना, बिल्कुल नहीं। जल साहब ठीक फरमा रहे हैं कि इदारों को अंदर की बात भी पता होनी चाहिए कि क्या पक रहा है, क्या प्लान हो रहा है। और उसके बाद जो बातचीत नहीं, एक मिनट, आपने किसको अकाउंटेबल किया अगर नहीं पता तो? आप लोगों ने किसी को अकाउंटेबल नहीं किया अगर नहीं पता चला तो? इतने दिन हो गए। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि उसके ऊपर तो आईजी साहब ने कल बाज़ाब्ता एक मीटिंग भी की है और उस पर अकाउंटेबल का जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने जा रही है। जो पंजाब, जो लाहौर पुलिस है, उसके अंदर जिम्मेदार कौन कौन है, मैं कहना चाहता हूँ निकले। उसके बाद बातचीत हुई, बातचीत में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम यहाँ से दोनों रोडें खाली कर देंगे, बंगल तक का टाइम है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ने वापस आना था, बातचीत करके गए शेख रशीद साहब से, रोडें बंद कर दी। देखिए, ये सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता। ठीक फरमा रहे हैं आप भी। सबसे पहले आपका जो आपने इंट्रो दिया अपना, कौन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, मैं समझता हूँ जो ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पे यकीन रखता है, तो सर्टिफिकेट कैसे किसी से? आज देखिए उन शोधा की जख्मियों की आप तस्वीर देखिए, और उनमें जो पुलिस वाले शोधा भी हैं, कि मतलब उसमें भी बारिश लोग हैं। किसने सर्टिफिकेट लेना है? एक पॉलिटिकल पार्टी, देखिए हमारे दावत इस्लामी है, फैज़ान मदीना एक बहुत बड़ा इदारा है, वो लोग हैं, वो मतलब उनके किसी को एतराज़ नहीं होता। जब हम बात भी करते हैं, शो करते हैं, प्योरली नॉन पॉलिटिकल, अल्टीमेट होते हैं पॉलिटिकल। फ़र्क यही है JUI के अंदर और तबलीगी जमात में। इतना बड़ा तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, कभी किसी को कभी एतराज़ रहा किसी को? मंसूरा में होता है, यहाँ कराची में होते हैं, पूरी पाकिस्तान में होते हैं। पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी नहीं, सिर्फ हम जो हैं, हम ही आशिकान रसूल हैं, बाकी कोई नहीं है। बात है पहली दफ़ा एक सरबराह मुल्क का वो है जो कहता भी है, दिखता भी है, जो नंगे पैर मदीना में दाखिल होता है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो खुल के बात करता है, जो पर्दे की बात करता है, जो सूफीज़म की बात करता है, जो दीन की बात करता है, जो इस्लाम की बात करता है। लेकिन अब सर्टिफिकेट अगर इनसे नहीं मिला तो हम क्या करें? मैं समझना चाहता हूं जिस तरफ ये मामला चला गया है, नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो ये आप लोगों की गलती है ना सर, वहां तक आपने जाने दिया। आपको इतना तो देखें, आपका पॉलिटिकल तजर्बा है, आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास इदारे काम कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच काम कर रही है, IB काम कर रही है, दीगर एजेंसियां हैं, कुछ पता नहीं चला आपको? देखिए इमरान खान साहब, ये बड़ी थिन लाइन होती है इस किस्म के फैसलों में। मॉडल टाउन का वाकया भी हमने देखा, और इस वक्त तो जो मैं बड़ा पड़ोसी मुल्क ही जो सोशल मीडिया पे बड़ा सपोर्ट कर रहा है इसको, उनका क्या जाए भाई इनसे, उनका क्या जाए, वो उनका हमसे क्या जाए? लेकिन वो बहुत बड़े इस वक्त सपोर्टर इनके बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी थिन लाइन होती है, ये बड़े बहुत खतरनाक मामलात होते हैं, खुदा ना खास्ता। अच्छा, इसमें एक चीज जरा क्लियर कर लें सर, एक चीज जरा क्लियर कर लें। मेरा यहाँ कोई क्लेम नहीं है कि इंडिया से इस तंजीम का कोई ताल्लुक है, ये बात क्लियर कर लें। इस तंजीम का इंडिया से कोई ताल्लुक है, ये क्लेम तो हमने किसी ने नहीं किया, लेकिन इंडिया सिचुएशन से फायदा उठाता है, ये बात हम कर रहे हैं। इमरान साहब, मैंने यही कहा कि वो सिचुएशन को सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने कहा क्या? बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि इंडियन सोशल मीडिया, इंडियन आपने भी नहीं कहा, बिल्कुल ठीक है, कि पाकिस्तानी अनारकी फैल गई, पता नहीं खाना, मैंने नहीं कहा खाना जंगी होगी, क्या हो गया? मतलब वो इसकी इस सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं इस बात पर आना चाह रहा हूं कि इसका बेहतर हल चाहिए था। लेकिन देखें, हम कोई ऐसी नहीं है रियासत
रियासत को चैलेंज नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। अगर वो कोई मानने को तैयार नहीं है, और बात यह है कि ठीक है जो मुतालबे माने जा सकते हैं, बात भी की गई थी कि मुतालबे माने जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं भी हैं। और मैं बताना चाहता हूं वो बेचारे पुलिस वाले जो गए थे उनको तो बंदूक भी नहीं दी गई थी कि खुदा ना खास्ता जान बचाने के लिए फायर ना हो जाए, उनके पास असला नहीं था। उन क्लाशनकोफ से फायरिंग की गई, गाड़ियां छीन ली गई, किसी का सर फट गया, किसी का कुछ हो गया। अच्छा बात है वो कौन है? वो सब मुसलमान है, वो भी आशिकान रसूल हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये कल्चर नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप और किस नाम के साथ बढ़ रहे हैं आप, मैं कहना चाहता हूं। और ये देखिए हमने अभी 22 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नर हाउस कराची में रियासत मदीना और सीरत खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस की थी। सिंध के 2000 के करीब उलमा कराम आए हुए थे। उसके अंदर इनमें से एक साहब ने फरमा दिया वहां बाइकआउट। अरे भाई जब सीरत खातमुन नबीयीन की जहां बात हो रही है, बाइकआउट इसलिए कि आप नहीं कर रहे हो? ये कहां से आ गया कि जी जो आप कहें वही ठीक है, बाकी हम सब किसने इख्तियार दे दिया? ये अल्लाह जाने, ऊपर पता चलेगा कौन आशिक रसूल था और कौन सच्चा था, कौन मुनाफिक था, कौन क्या था, कौन क्या था। और इस सूरत हाल का या तो सियासी पार्टी ना होते, ठीक है सियासी पार्टी नहीं है बात और होती, पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को मैं कहता हूं मजहबी अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में हम सबके खिलाफ करके उसके बाद वोट पे कन्वर्ट करते हैं उसको। ना लेना वोट, आप जाइए ना करें सियासत। बात ही जब सियासत करनी है तो फिर इस हिसाब से ना करें, नफरत फैलाकर ना करें, ये हालात पैदा कर ना करें, रियासत के रिट को चैलेंज करके ना करें। और किस रियासत में जहां की हुकूमत, जहां का वज़ीर आज़म वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो सच्चा आशिक रसूल है, उसे साबित किया है। तो मैं कहना चाहता हूं वो तो सर्टिफिकेट कोई भी नहीं दे सकता, वो तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सबकी खबर है, उसको सबका पता है कि जो अपने दिमागों में सोचते हैं वो भी अल्लाह को पता है, उसको खबर है उसकी। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम महंगाई पे, गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। जी खेलदास कोहिस्तान साहब, अभी एक पैकेज भी मिला है सऊदी अरब से और कुछ महंगाई के मामलात में हुकूमत को पैकेज भी देने जा रही है, सऊदी पैकेज, फिर पब्लिक के लिए पैकेज। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से कुछ रिलीफ बन पाएगा इस वक्त जो पिसे हुए लोग हैं उनके लिए? इमरान साहब बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं आपके जो पहले टॉपिक था उस पर मुख्तसरन अपना ओपिनियन दूंगा कि जो बात इन्होंने कही है फवाद चौधरी साहब ने और बाकी पैनल में भी यहाँ बात हुई कि ताकत रियासत जो है उसको एक रिट जो है उसकी बहाली होनी चाहिए। मगर मुझे याद पड़ता है कि जब कंटेनर पे बैठकर 126 दिन का इमरान खान साहब ने जो आज के वज़ीर आज़म है दिया था, पार्लियामेंट पे हमला हो, पीटीवी पे हमला हो, तब इनको रियासत क्यों नहीं आ रही थी? और मेरे ख्याल में ये टीएलपी का छठा धरना है जो इस वक्त जारी है। और उस वक्त 2017 में पहला धरना जब लगा था तो आज वज़ीर खारजा भी उस धरने में मौजूद था। तो उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में ये धरने इनको सही लगते थे, आज उनको सही नहीं लगते। मैं इसके जो मुतालबात हैं हुकूमत अगर मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी शहरी पे ताकत का इस्तेमाल कोई अच्छी बात नहीं है, और उनको चाहिए कि पुरअमन तरीके से और उनसे बात भी करें और उनको जो है उनकी बात जो भी मुतालबात हैं हुकूमत अपने साथ जो रियासत बेहतर समझती है। मगर इस तरह जो कुछ आज हो रहा है पाकिस्तान में ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, कि ये बिल्कुल नहीं है। तो इनके ये खुद जिम्मेवार है, माजी में भी इन्होंने इनके पीछे ये थे, अब ये दूसरों पे लगा रहे हैं। तो अब जाहिर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में पुरअमन तौर पे कोई भी ऐसा माहौल ना हो। पाकिस्तान वैसे ही पहले कई मुश्किलों में बिल्कुल ठीक है, और हमारे जो मगरबी सरहद है उधर भी। अब जो सवाल अपने पैकेज का नाम दिया है, देखिए अगर ऐसे पैकेज इनको पहले भी बहुत मिले हैं, सऊदी अरब वो हमारा दोस्त मुल्क है और भी मुल्कों से मिले, IMF से भी पैसे आए। मुझे नहीं पता ये जो कर्जा जितना इन्होंने 3 साल में लिया है, पाकिस्तान में एक तरक्की की ईंट भी इन्होंने नहीं लगी है, कोई खुशहाली की ईंट नहीं लगाई है, महंगाई बढ़ गई है। तो पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? तो हमें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। असल बात इनकी कारकर्दगी है, इसकी पॉलिसीज की है। तो वो जब तक नाअहली रहेगी, भले कितना भी कर्जा भी ले कर्जा तो ये ज़ाहिर
सबसे ज्यादा इन्होंने लिया है इन 3 सालों में, जितना 72 सालों में बाकी हुकूमतों ने लिया था। तो ये मैं समझता हूँ इनके पास कोई हमें उम्मीद नहीं है जब तक ये पाकिस्तान में एक दिन भी इनका भारी पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए। क्योंकि अगर ये इनके पास कारकर्दगी होती तो ये मिनिस्टर 5 वजीर जो खजाने के वो तब्दील कर चुके हैं, तब भी इनका कोई मामला हल नहीं हो रहा है। तो कप्तान अगर नाअहल हो तो टीम तो पूरी ज़ाहिर इनकी नाअहली को बच्चा बच्चा जानता है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इस पैकेज से, इस कर्जे से कोई अवाम की तकदीर बदलेगी। ठीक है जनरल साहब, व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है इसके अलावा कि वो सब्सिडीज़ दे, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है इसके अलावा कि वो लोगों के लिए पैकेजेस करे, क्योंकि जिस लेवल की महंगाई है उस लेवल की आमदन पाकिस्तान में लोग इंजॉय नहीं करते। यानी यही महंगाई अगर दूसरे मुल्कों में हो रही है तो वहाँ पे वो अमीर मुल्क हैं, लोगों की आमदन भी बेहतर है, और जब आमदन बेहतर है तो उनकी पसली इतनी है कि वो बर्दाश्त करें, फिर मुल्क भी अमीर हैं, उनके मुल्क भी सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान के पास इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना सपोर्ट कर सकता है? बट पैसे मांग के लाएंगे, ला के लोगों को सपोर्ट करेंगे, कोई अल्टीमेट सोल्यूशन तो नहीं है सर। देखिए, हमारा वतीरा यही रहा है। आज अगर हम पीटीआई की हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं तो मत भूलिए कि इससे पहले नून लीग भी थी, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी। तो प्रोग्रेसिवली हमने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज जिसकी आप बात करें कि हुकूमत के पास वो जराए नहीं है कि हर तरीके से इनको सब्सिडाइज कर सके। और ये जो मैं बहस सुनता रहता हूँ, ये महंगाई अपनी जगह मौजूद है, इसको इनकार कोई नहीं कर रहा है। जो कहा जा रहा है कि आप जो काश्तकार का जो सिस्टम है वो क्यों महंगा बेच रहे हैं, आप क्यों लेके आ रहे हैं बीच में, या थोड़ा महंगाई का असल सबब जानने की जरूरत है। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आपके मुल्क में जो अपनी चीजें हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ चुकी हुई है, उसको आप मैनेज नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो डिफरेंट ये जो कार्टेल्स बन गए हैं, जो माफिया बन के रह गए हैं, उनके हाथों में तमाम चीजों का कंट्रोल उनके पास है। आज से नहीं है, ये काफी अर्से से उनके पास है। वो मैनिपुलेट करते हैं। इस हुकूमत की खराबी ये है, उनको सामने लेके आ गई है इसमें। और तीसरी चीज, जब आप सिर्फ बिजली को आप देख लीजिए, जिस बेदर्दी से हमने मुआहदात किए हैं, ये चाहे आईपीपीज के मुआहदे हों या चाहे जो अभी हमने मुआहदे किए हैं इससे, ये गवर्नमेंट अगर आपको बात बता रही है, माद साहब की अगर कोई बात सुने तो आपके 2023 के बाद जाकर जो कैपेसिटी पेमेंट है वो खत्म होना शुरू होगी। आपके जो बिजली के रेट जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आपकी जो चीपर इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइडल पावर जो है, उसकी तादाद अब तकरीबन बहुत कम होकर रह गई है। यू आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड फ्यूल, और वो भी बड़ा कॉस्टली है, चाहे वो कोल है, जो भी हमने कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो, या जो है आपके थर्मल है जिनको पहले आईपीपी की सूरत में लाके हमने प्रोसेस किया हुआ है। इस गवर्नमेंट को हर तरीके से ब्लेम करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। इनकी मिसमैनेजमेंट यस, इनकी गवर्नेंस के इश्यूज यस, लेकिन महंगाई की वजह सिर्फ ये नहीं है। लेकिन इसके हल ये भी नहीं है कि हम सब कुछ ये सब्सिडाइज करेंगे। हुकूमत कहाँ से करेगी? नहीं, वो कह रहे हैं कुछ सेलेक्टिव किस्म का सब्सिडाइज होगा, यानी लोगों को पिक एंड चूज किया जाएगा। उन लोगों को जो ज़्यादा पिसे हुए तबकात हैं वो सब्सिडी सिर्फ उनके लिए, वो कार्ड इशू करने वाले हैं। लेकिन ये तो लोग फिर लाइनों में लग जाएंगे, ऐसा लगता है, अगर ये कार्ड इशू हो जाएंगे तो। अब वो पैसे उनको मिलेंगे नकद, वो कह रहे हैं दूसरा। देखिए इमरान, आप लोग शायद नहीं याद होगा आपको, पीपल्स पार्टी के दौर में जब जुल्फिकार भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। हाँ। वहां पे उस वक्त इन्फ्लेशन इतनी हाई चली गई थी, राशन कार्ड्स आपको मिलते नहीं थे, और हम आके होस्टेज बन के रह गए थे पीपल्स पार्टी के कानूनों के हाथ में। ये तो हम इससे गुजर चुके हैं पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सबक सीख के हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने की क्या तरीके। आप जो किसान जो आपकी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करें ताकि वो चीजें सस्ती बेचे, और ये बीच में जो मिडिल मैन का जो रोल है इसको अगर आप हटा सकते हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। जो बाजार में आगे चीज बिकती है उसकी जो कॉस्ट है बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मुझसे कोई मकई 10 रुपए की खरीदता है तो बाजार में लाके 50 की बेचता है। 40 रुपए फायदा किसान को तो नहीं हो रहा, नुकसान तो वाम का हो रहा है, लेकिन फायदा किसान को नहीं हो रहा। वो जो बीच में लोग हैं, जिस तरह चीनी के लोग आइडेंटिफाई किए थे, ये लोग आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को उनके साथ डील करना पड़ेगा। आप इसको इसके इर्द गिर्द सिर्फ बात कह के गुजारा नहीं कर सकते, और ये आज का मसला नहीं है, ये मसले बढ़ेंगे। आपकी जमहूरियत जो है इन
इन कार्टेल्स के हाथों में गुलाम बन के रह गई। सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये हो चुका हुआ है। अमेरिका जैसी कंट्री में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, दे कॉल द शॉट, वो जंगे तक करवाती हैं ताकि उनके जो मामलात हैं, माली मामलात आगे बढ़े। इसको हमने एज ए पैकेज, एज ए पाकिस्तानी पैकेज देखना है। इमरान खान साहब को जो मर्जी ब्लेम करें, पीटीआई को जो मर्जी कहें, लेकिन महंगाई के जो बेसिक वजूहात हैं, जब तक उनको आप दूर नहीं करेंगे तो ये आप सब्सिडी दे दें, इनको देनी चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या होगा? महंगाई तो कम नहीं हो जाएगी उनसे, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, वो तो महंगी चीजें लेके आएंगे। जब चीजें ज्यादा खरीदेंगे वो लोग तो महंगाई और बढ़ेगी आपकी। ये जो विशेष सर्कल है इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको बड़ी क्लियर विजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको इससे डील करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म की चीजें आप कह रहे हैं सर, ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में तो यही हो सकता है कि आप डालें मार्केट में, किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। चीमा साहब, आपके दौर में आप लोगों ने कमज़ोर और पिसे हुए तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। अब वो तबका बहुत एक्सपैंड कर गया, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग। वजह यह है कि महंगाई ऊपर की तरफ आई है और आमदन नहीं बढ़ी पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, वो 25% के करीब लोग हैं, वो बुरी तरह पिस गए हैं। चलो किसान की आमदन बढ़ गई, ताजर की बढ़ गई, दिहाड़ीदार की बढ़ गई, लेकिन तनख्वाहदार जो लोग हैं उनकी नहीं बढ़ी। शहरों में वही रहते हैं। तो टारगेटेड सब्सिडी आपके ख्याल में इस वक्त इतने बड़े पैमाने पे हुकूमत मैनेज करके इसको कंट्रोल कर सकती है? फिलहाल सर तनख्वाहदार की बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ाते? हमारे पास, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया तो मैं उस पर ज़रूर एक आधा सेकंड की रोशनी डालूंगा। सर सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, इस बजट में हमने 25% पे पब्लिक सेक्टर में सरकार की तनख्वाहें, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग नहीं बढ़ाते। सर हमने मिनिमम वेजेस 25,000 रखी, ठीक है ना। अब वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया ना सर, ठीक है। मिनिमम असल जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए हमने 25,000 रुपया रख दी। बाकी सूबे भी कर लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको एक्सपेंड कर लेते। आपने पूरा जोर सिर्फ उसका नाम बदलने पे लगाने की कोशिश की और कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। बाकी सर आपने कहा कि किसान की वो बेहतरी आई, किसान की बेहतरी इस सरकार की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं आई। इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ, आर्टिकल 370 के इन्फोर्समेंट के बाद वो बॉर्डर बंद हुआ सर, किसान की जो अजनास थी वो दुरुस्त कीमत पे बिकना शुरू हो गई सर। नहीं, गंदम की बड़ी अच्छी प्राइस सिंध ने, पंजाब ने, सबने बहुत अच्छी प्राइस दी। सिंध की आज भी सबसे ज्यादा, और गन्ने की बड़ी अच्छी प्राइस लोगों को टाइम पे मिली सर। फिर कपास की बड़ी अच्छी कीमत मिल रही है और क्रॉप भी अच्छी हुई है लोगों को। मिल क्यों रही है? चावल की प्राइस अच्छी मिल रही है आपके बॉर्डर्स की वजह से। आप सर बॉर्डर से तो आपको सिर्फ प्याज, टमाटर और एक लहसुन और कुछ और आइटम्स की आपको होती थी। आपकी कपास आती थी? हाँ, कपास इंडिया से आती थी। ठीक है सर, आपकी कपास आती थी। सर गुजारिश ये है कि आगे अगर हम इनपुट्स पर आए ना, इसी के इनपुट्स पर आए, एग्री इनपुट्स पे, सर कार्टल्स हैं, माफियाज हैं। पिछली हुकूमत में थे कार्टल्स भी थे, माफियाज भी थे, उससे पिछली में कार्टल्स भी थे, माफिया भी थे। अगर खान साहब के 3-3.25 साल के बावजूद कार्टल्स और माफियाज हैं तो फिर खान साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये वही तो ब्रेक करने आए थे ना। ठीक है ना सर। ही हैज नो जस्टिफिकेशन टू स्टे इन द गवर्नमेंट इवन फॉर अ डे। ठीक हो गया सर। टारगेटेड सब्सिडी सर सपोर्ट कर पाएगी अभी? सर टारगेटेड सब्सिडी आपको IMF देने देगी? इतने बड़े लेवल पे? इतने बड़े लेवल पे क्या सर, माइक्रो पे भी नहीं देने देगी। टारगेटेड सब्सिडी आपने एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे दी सर। सर 2 साल पहले मैंने आलू की काश्त की थी, मैं अभी भी अपने रकबे से आप, ठीक है। 2 साल पहले मैंने जो आलू की काश्त की थी उसकी DAP के पैसे आज तक मुझे नहीं मिले। ये कौन सी सब्सिडी है सर? ये कागजों के गिमिक्स हैं। और फिर सर आप, सऊदी अरब ने आपको पैसा दिया, वो कामयाब करा पाएगा कि नहीं इस मईशत को? सहारा दे पाएगा कि नहीं इस मईशत को? आपके रजा बाकर जैसे गवर्नर स्टेट बैंक, इतने काबिल लोगों की मौजूदगी में सर आप इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा ले आए, जिनको यही नहीं पता कि महंगाई लेके कहाँ जाती है। तीसरी सर चीज़, सर पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई। हम भी ग्लोबल विलेज है, हम भी, हमारे पे भी असरअंदाज होगी। देखने वाली चीज़ ये है कि सर जिस हुकूमत में रोज़ का रेट निकले, हाँ। सर 6,000 रुपये पे
DAP की बोरी महीना पहले ली थी 7,200 पे है गालिबन, सर 7,350 पे 350 पे पहुंच गई। परसों मैंने 5 दिन पहले चेक किया और सर वो डीलर ने क्या कहा, उसने कहा जी ये आज दा रेट है। हाँ सर 7,700 रुपए की, ये कहते हैं हमने अब ये हाउस बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं और ये बाकी सारा इस पे, इसी महीने की 2 तारीख को 7,700 रुपए की 1,000 ईंट मिलती थी, परसों 9,700 रुपए की मिल रही है। उन्होंने कहा सवेरे सवेर का रेट होएगा। नहीं सर, वो मैं आपको बता देता हूँ, ईंट आज से 3 साल पहले भी 11,000 रुपये 1000 ईंट भी थी जी ठीक। वो इसलिए कि ईंट की जो कीमत है वो मौसम के साथ हर साल बदलती है, फ्लक्चुएट करती है। एक खास मौसम में ईंट भट्टे बनाते नहीं है तो उस वक्त उसकी कीमत बढ़ जाती है। और वो मौसम कौन सा है सर? जब सर्दी में नहीं, ये वाले दिन है जब आपने सेक्शन 144 का नफाज किया। अब स्मोक के लिए आप करते हैं, स्मोक के लिए एग्जैक्टली। और पिछले 10 तब कीमत बढ़ जाती है सर जी। और गाल सुनो, पिछले 10 दिन से ये 144 का नफाज हुआ हुआ है। जो आप धान की फसल काटते हैं, उसके काटने के बाद जो उसके रिमेन्स हैं, जो स्ट्रॉ है, उसको आग आप नहीं लगा सकते 144 के तहत। एग्जैक्टली सर मैं अभी भी पूरा रास्ता 8 दिन पहले मैंने तस्वीरें खींच के प्रिंट मीडिया में मेरे बयान के साथ वो लगी हैं। सर ये 144 नहीं करा सकते, ये क्या करेंगे? मैंने मोटरवे पर ट्रैवल किया, जगह जगह आग लगी है सर, और लोग जला रहे हैं। आपके लाहौर रिंग कोई रोड पूछने वाला नहीं है। वैसे ये अगर इन्वायरमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है हलीम आदिल शेख साहब, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि लास्ट ने जो मलिक साहब हैं, आपके मलिक अमीन असलम साहब, उनको बताया भी सारा इशू, क्योंकि लास्ट ईयर कोई आंधी चल गई थी, इन्होंने फसलों को जलाया हुआ था ज़मीन को साफ करने के लिए और दरख्तों में आग लग गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर मोटरवे के किनारों पे लगे हुए दरख्त जल गए थे। उनकी तस्वीर मेरे पास अभी तक मौजूद हैं और अभी भी आप जाके उनकी रिमेन्स देख सकते हैं। तो सर ये अभी भी लोग जला रहे हैं, धड़ाधड़ जला रहे हैं। मैं मोटरवे से आया हूं तो जगह जगह आग लगी हुई है। तो लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ पे है सर? इमरान खान साहब का तो सबसे बड़ा टारगेट ये है इन्वायरमेंट, और वो अभी सऊदी अरब इसी ऑनर के साथ गए थे। इमरान खान साहब, मैं बिल्कुल आपका जवाब देता हूं, लेकिन हमारे मोहतरम चीमा साहब ने सिंध गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया। मेरा सब्जेक्ट है ये, सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस का जिक्र कर दिया, तो मैं ज़रूर उस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। एक तो मैं बात करता चलूँ, चीमा साहब आप तशरीफ़ लाइए कराची, मैं वेलकम करता हूँ आपको, मैं आपको गोटकी से रिसीव कर लूँगा। यहाँ आज भी प्राइवेट स्कूल में 7 से 8 हज़ार रुपये लेडी टीचर को मिलते हैं, 12-13 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्ड को मिलते हैं, कोई 25 हज़ार रुपये नहीं है, सिर्फ किताबों में है, कागज़ों में है। और उन फैक्ट्रीज़ के अंदर 12-12, 14-14 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं, उसके लिए वहाँ के इदारे भत्ते ले रहे होते हैं और काम चल रहा होता है। उसके बाद आपने बताया रेट्स बहुत सारे बता दे, तो मैं बताना चाहता हूँ, आप इस वक्त शायद लाहौर में बैठे हैं स्टूडियो में, मेरा ख्याल है 1100 रुपये की है 20 किलो का आटा। जी हाँ, मतलब 1100 का आटा वहाँ है और यहाँ 1480 रुपये का है। यहाँ 75 रुपये केजी आटा मिल रहा है, जो पंजाब में 55 रुपये केजी मिल रहा है। आटा तो कहीं से नहीं आ रहा यहाँ, तो उसकी क्या वजह है मैं पूछना चाहता हूँ। ये 20 रुपये का आटे का फ़र्क, और पिछले महीने पंजाब ने तमाम सूबों ने रिलीज़ कर दिया था फ्लोर मिल्स को, और गंदम जो थी, इन्होंने कहा, सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी आज से 25-30 दिन पहले कहा कि हम जी 15 अक्टूबर को रिलीज़ करेंगे, नहीं किया। आज भी आटा नहीं मिल रहा है उस अंदाज से फ्लोर मिल्स को, जिसकी वजह से आटा महंगा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप आइए, मैं आपको वेलकम करता हूं, मेहमान है हमारे, तशरीफ लाइए। आप चले, लोग कह रहे हैं 2-2.5 साल से कोई प्राइस लिस्टें नहीं आ रही हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के स्टाफ भत्ता लेते हैं और आलू, टिंडा, भिंडी, तूरी जैसे चाहे वेची जाओ, कोई पूछने को तैयार नहीं होता है। यहाँ 14 अरब की गंदम चूहे खा गए थे। आज भी एक आपने वीडियो देखी होगी, मिट्टी में मिली हुई गंदम यहाँ मिल रही होती है। मैं कहता हूँ, जब गवर्नेंस की बात करते हैं, मुझे तो हंसी आ रही होती है कि जब कोई हमारा, शायद वो सिंध आते नहीं है, और आप रजा बाकर साहब की आपने बात की, मुझे नहीं पता उनका, वो खुद कोई बता देंगे, स्टेटमेंट ही बहुत अजीब दिया उन्होंने। लेकिन आपके जो माशाल्लाह, मैं सुने ना, आपके माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब बार के पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस के आदमी हैं, 8,900 अरब रुपए सिंध में पिछले 13 साल के अंदर आया है। लेकिन सर अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो नेशनल टॉपिक पे, इश्यूज पे बात कीजिए, मेरी आपसे दरखास्त होगी। अगर आप नेशनल पार्टी हैं, नहीं
देखिए मैंने आपको आपने मैंने सिर्फ आधे सेकंड के लिए ब्रश किया था सिंध पे। किस दिन सिंध पे आप पूरा प्रोग्राम रख लीजिए, फिर पूरी बात कर लेंगे। आज का टॉपिक डिविएट मत कीजिए। देखिए मेरा ख्याल है प्लीज, मैंने आप मोहतरम है हमारे, मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, आपने सर आप हवाला दिया तो हजम ही नहीं होता मुझे। मतलब आप इतनी बड़ी टारगेटेड सब्सिडी कैसे मैनेज कर सकते हैं IMF के होते हुए? जी मैं आता हूँ, जी मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है, अब बात हुई जैसे मोहतरम ने कहा कि जी हमने BISP दिया, उसको मैनेज नहीं किया। 40 लाख लोग थे उसमें, रजिस्टर थी खवातीन, और माशाल्लाह बड़ी तादाद में वो बीवियां भी थी, जो कि 20 ग्रेड वाले की बीवी थी, कोई 22 ग्रेड वाले की बीवी थी, कोई किसी की रिश्तेदार थी, कोई किसी की बहन थी, कोई किसी की फूफी थी, वो भी। इसमें 40 लाख टोटल थे। BISP को बढ़ाकर 70 लाख कर दिया गया। आपने फरमाया कि हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम 2 करोड़ 60 लाख फैमिलीज को पूरे पाकिस्तान के अंदर दिया गया। मेरे सूबे के अंदर 65 लाख लोगों के अंदर तकरीबन 65 अरब रुपए यहाँ तकसीम किए गए मेरे सूबे के अंदर, सूबे में। तो मैं कहना चाहता हूँ एहसास इमरजेंसी कैश, किसान कार्ड शुरू हो चुका है, हेल्थ कार्ड अगर देख ले पूरे KP को 10-10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है। इमरान खान का तो काम ही नहीं आता। पंजाब में आपके पास भी कुछ दिनों में हेल्थ कार्ड पहुंच जाएगा, आपके खानसामे के पास भी पहुंच जाएगा, हर शख्स के पास पहुंच जाएगा। मैं अर्ज करता चलूं, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दे दिया, उसे तो काम ही नहीं आता। सिंध में सब्सिडी, मैं बता रहा हूं ना कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब कोरोना को मैनेज कर लिया, अल्लाह ताला ने मैनेज कराया, अल्लाह ताला की जात ने मैनेज कराया। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, नीयत थी। मैं वही बात की ना, सच्चा आशिक़े रसूल एक बैठा है पाकिस्तान के अंदर। तो जब मैनेज करने पे आया तो कोरोना में अमेरिका फेल, यूरोप फेल, बड़े बड़े ममालिक फेल। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया बड़े चैंपियन बनते थे, मोदी सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कोरोना को हैंडलिंग कोई हो ही नहीं सकती थी। सर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा साथ दिया, आपका भी हमारा भी। सर अब जरा IMF इंशाल्लाह सब्सिडी में जी देखें इंशाल्लाह मैनेज होगा, और ये थोड़ा सा वक्त है, इंशाल्लाह सब्सिडीज देंगे। आज भी सिवाय घी के हर चीज इस रीजन में हमारी सस्ती है। सिवाय घी इंडिया का में हमसे सस्ता है, बाकी आटा इधर सस्ता, चीनी इधर सस्ती, दालें इधर सस्ती, सब्जी इधर सस्ती। तो इंशाल्लाह जब सब कुछ मैंने खेलदास साहब से पूछते हैं, खेलदास साहब चीजें वो कह रहे हैं ज्यादा सस्ती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। आफ्टर शॉक है, आप लोगों ने बिला वजह कंपेन खड़ी की हुई है। सर इमरान भाई जब कोरोना की मुसीबत हैंडल हो गई तो ये तो आफ्टर शॉक है। महंगाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, हैंडल करेंगे, सब्सिडीज बड़ी उम्मीद वाली बातें की हैं खेलदास साहब। यहाँ हुकूमत तो बड़ी उम्मीद दिला, आप लोग इतने ना उम्मीद क्यों हैं? देखें इमरान साहब, चीनी जो नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए किलो मिलती थी, आज 120 रुपए में किलो मिल रही है। और जो खाने का तेल है वो 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया है। आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, डॉलर की उड़ान भी देख लें। तो ये जब नवाज शरीफ साहब उसकी हुकूमत या इसहाक डार साहब पे तनकीद करते हैं, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल पे ये तनकीद करते हैं, तो हमारा सवाल ये है, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि आपने 3 साल उससे पहले भी कंटेनर पे होके उस हुकूमत को, माजी की हुकूमतों पे सब कुछ किया, क्या वजह है आज आप कोई रिलीफ की बजाय उस 55 वाली चीनी 60 होती, 65 होती, इतनी आपने डबल कर दी, और फिर भी आप अभी तक लारे लपे, ये झूठे वादे, ये बात करना कि हमारी कारकर्दगी है। कहाँ पे आपकी कारकर्दगी है भाई? पाकिस्तान के आप सड़कों पे, इमरान साहब मैं आपको दावत देता हूँ, कराची से लेकर आप पाकिस्तान में किसी भी रोड शो पे जाएं, आप चला नहीं सकेंगे पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज है उसको। हमारी जो माएँ बहनें, आज हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं, जो उनका दर्द है, आप वो सुना भी नहीं सकते टीवी पे। तो ये हालत है पाकिस्तान के अवाम की, इन्होंने की है। अभी तक ये किस में उम्मीद लगा के बैठे हुए? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का 1 मिनट 1 दिन अवाम के लिए, मुल्क के लिए, मईशत के लिए भारी है। अब एक ही रास्ता है इस मुल्क में कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए। एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम पसंद करती है, जिसको अवाम मसीहा समझती है, जिस लीडर को उनको मौका दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि सर कौन सा ऐसा लीडर है जिसको अवाम मसीहा समझती है और उसको मौका नहीं मिला? वो नवाज शरीफ है। मसीहा को वापस तो बुला ले जिसको आप समझते हैं। सर मसीहा अपना इलाज करवा रहे हैं इस वक्त। उनको आपने पाकिस्तान की सियासत से अलग करके उसने एक डिबेट हो रही है।
जनरल साहब, एक डिबेट हो रही है आजकल, जरा क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें कि नए इलेक्शन क्या वाकई हो सकते हैं जल्दी? ये डिमांड बड़ी तेज़ी से आई है, कहते हैं मियाँ साहब भी कह रहे हैं, छोटे मियाँ साहब भी कह रहे हैं, फजल रहमान साहब भी, सब कह रहे हैं नए इलेक्शन जल्दी जल्दी करो, जल्दी। देखिए बाकी सब तो ठीक होगा, लेकिन नए इलेक्शन की बात है, इसमें से किसी पार्टी की इस वक्त ख्वाहिश नहीं है कि नए इलेक्शन कराएं। महंगाई की सूरत हाल जो भी है, जो भी हालात है मुल्क में, कोई पार्टी इस ढोल को अपने गले में लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ये बैग उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ठीक बात, मुश्किल है, और इसे बड़े अजीब फैसले करने पड़ेंगे, बड़े बोल्ड किस्म के, और उसके लिए पॉलिटिकल कैपिटल खर्च होता है, तो सारे चाहेंगे इसी हुकूमत का हो जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफ़िज़।